अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये मेरे सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13 के क्वेश्चंस हैं। कुछ स्टूडेंट्स को इनमें प्रॉब्लम आ रही थी। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखते हैं, इसमें भी कुछ स्टूडेंट ने कहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 8 हमें ज़रा इनके बारे में गाइड कर दें। द फॉलोइंग आर दी एक्सरसाइज ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। उसमें 4 पॉइंट बताएंगे। एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1000 टूडे will be returned 2000 at the end of 10 year. What is the internal rate of return? तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक हमने देखा था, ऐसा रेट होता है जिसके ऊपर आपके फ्यूचर कैश, जिनके ऊपर आप फ्यूचर कैश वैल्यूज को डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू में लेके आए तो वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर आ जाए। तो ये तो सिंपली अगर आप डिस्काउंटिंग का फार्मूला लगाते हैं तो आप क्या करें, 2000 को डिवाइड कर दें 1 प्लस आई पावर 10 पे और इज इक्वल टू 1000 आ जाए। तो आप जस्ट रिवर्स कैलकुलेशन से सिंपल डिस्काउंटिंग वाले फार्मूले से आप अगर 2000 को डिस्काउंट बैक करें 10 ईयर बैक, तो जो रेट आप इम्प्लाइडली इसमें से कैलकुलेट करेंगे वही आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होगा, IRR। मैं इस चीज़ को आपको स्क्रीन के ऊपर भी शेयर करके बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1000 जो है वो 0.0 पे है, यानी हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और 2000 हमें मिलेंगे एट द एंड ऑफ 10 ईयर। वो क्या रेट होगा जिसके हम 2000 को, ये x जो है तो ये हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या IRR होगा। अगर हम इसको 10 पे डिस्काउंट बैक करें, एक ऐसे रेट पे इस 2000 को 10 ईयर बैक डिस्काउंट करें कि ये 1000 के इक्वल आ जाए, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय स्मॉलर x पावर 10 इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाय 1000, जो इफेक्टिवली रिजल्ट आ जाएगा 2 का। आप 10 ईयर के टेबल में जाके डिस्काउंटिंग वाले नीचे देखें किस पॉइंट पे एग्जैक्टली 2 आता है, या तो इसको रिवर्स 1/10 रेसिप्रोकल पावर इसकी ले लें और 1/10 रेसिप्रोकल पावर 2 की ले लें, तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका IRR होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस जिनमें ऐसे क्वेश्चन जिसमें सिर्फ फ्यूचर में एक ही कैश फ्लो है, तो आप जिस सिंपल डिस्काउंटिंग के फार्मूले के साथ भी उसका IRR निकाल सकते हैं। अब ये है, इफ एन इन्वेस्टमेंट इज 1000 will return 500 at the end of each next 3 years, what is the internal rate of return? अब क्या है, टाइम जीरो पे हमारे पास कैश फ्लो है 1000 का, ईयर 1 के एंड पे 500, ईयर 2 के एंड पे भी 500 और ईयर 3 के एंड पे भी 500। हम एक ऐसा रेट अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल अज्यूम करते हैं कि हम इस फार्मूले को डिस्काउंट बैक करेंगे 10% के ऊपर, तो हम 10% के ऊपर इस 500 कैश फ्लो स्ट्रीम की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे कि वो 1000 के बराबर आती है या नहीं। या फिर हम ये करेंगे कि हम 10,000 के ऊपर 10% के डिस्काउंट रेट के ऊपर इस 1000 की NPV कैलकुलेट करेंगे, फिर देखेंगे कि वो NPV पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो NPV पॉजिटिव हुई तो इसका मतलब है कि इस प्रोजेक्ट को मज़ीद बड़े रेट से डिस्काउंट करना पड़ेगा, तो फिर हम उससे बड़ा रेट
अज्यूम करने के बाद दोबारा इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो हमें क्या करना है, दो ऐसे डिस्काउंट रेट चाहिए जिस पे एक दफ़ा डिस्काउंट करें तो पॉजिटिव वैल्यू आए और एक दफ़ा डिस्काउंट करें तो नेगेटिव वैल्यू आए। तो हमने वो दोनों रेट नोट डाउन कर लेते हैं, लोअर रेट भी और हायर रेट भी, और उन दोनों पे आने वाली पॉजिटिव एनपीवी को भी नोट कर लेना है और नेगेटिव एनपीवी को भी नोट कर लेना है। उसके बाद फिर हम जो है वो एक फार्मूला होता है इंटरपोलेशन का, उसको अप्लाई करेंगे। इंटरपोलेशन का फार्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे अप्लाई होगा। जी हाँ, ये है आपके सामने आईआरआर का इंटरपोलेशन का फार्मूला। ये है आर ए, ये लोअर डिस्काउंट रेट है, यानी वो डिस्काउंट रेट जिस पे जब हम डिस्काउंट करेंगे तो पॉजिटिव एनपीवी आएगी। इसके अलावा हमें एक और दूसरा डिस्काउंट रेट चाहिए जो हायर डिस्काउंट रेट होगा, जिस पे डिस्काउंट करेंगे तो एनपीवी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो हम यहाँ लोअर डिस्काउंट रेट प्लस एनपीवी एट लोअर डिस्काउंट रेट, नीचे भी एनपीवी एट लोअर डिस्काउंट रेट माइनस एनपीवी एट हाई डिस्काउंट रेट जो कि नेगेटिव एनपीवी होगी, और इस माइनस साइन और अंदर भी माइनस साइन होने की वजह से नीचे जो है मल्टीप्लाई एडिशन का प्रोसेस हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय हाई डिस्काउंट रेट माइनस लोअर डिस्काउंट रेट। हम इस फार्मूले पे जो है वैल्यूज को पुट डाउन करेंगे तो हमारी आईआरआर की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। हम दोबारा से इस क्वेश्चन के पार्ट 2 की तरफ जाते हैं। सेकंड पार्ट में यह है कि एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000 विल रिटर्न 500 एट द एंड ऑफ ईच नेक्स्ट 3 years. व्हाट विल बी द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न? तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक ऐसा रेट ऑफ रिटर्न होता है जिस पे फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो आपकी इनिशियल कैश इन्वेस्टमेंट के बराबर आ जाए। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले कोई भी एक इंटरेस्ट रेट गैस करेंगे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हम 10% पे इसकी एनपीवी निकालते हैं। अगर वो 10% पे एनपीवी पॉजिटिव आती है तो इट मीन्स कि मजीद इसे पीछे डिस्काउंट बैक करना पड़ेगा ताकि ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर आ जाए और एनपीवी ज़ीरो हो जाए। तो फिर हमें उससे बड़ा रेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम पहले रेट अप्लाई करते हैं 10% का और एनपीवी वहाँ नेगेटिव आ जाती है, तो इसका मतलब है कि ये कैश फ्लो स्ट्रीम 10% से भी कम रिटर्न दे रही है। तो फिर हम दूसरा रेट जो है वो 10% से नीचे लेंगे, नीचे सेलेक्ट करेंगे। तो इसका आईआरआर कैलकुलेट करने का सिंपल फार्मूला ये है कि हम दो ऐसे डिस्काउंट रेट लेंगे जिस एक डिस्काउंट रेट पे एनपीवी पॉजिटिव आए और दूसरे डिस्काउंट रेट पे एनपीवी जो है नेगेटिव आए। जब ऐसे दो डिस्काउंट रेट हम फाइंड कर लेंगे तो फिर हम ये आईआरआर के लिए इंटरपोलेशन का फार्मूला जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है इसको यूज करेंगे। ठीक है, ये है लोअर डिस्काउंट रेट, इसी के ऊपर जो एनपीवी आएगी वो पॉजिटिव होगी, यहाँ फिर पॉजिटिव एनपीवी माइनस नेगेटिव एनपीवी, तो यहाँ एडिशन का प्रोसेस हो जाएगा अल्टीमेटली। तो लोअर डिस्काउंट रेट माइनस हायर डिस्काउंट रेट माइनस लोअर डिस्काउंट रेट को इससे फिर मल्टीप्लाई कर देंगे इस फैक्टर से, और जो हमारा अल्टीमेटली आंसर आएगा वो हमारा आईआरआर होगा। तो ये काम हम करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड पार्ट में। An investment of 1000 today will return 900 at the end of year 1, 500 at the end of year 2 and 100 at the end of year 3. What is the internal rate of return? तो ये क्या हो गया, ये हम बेसिकली ये कैश फ्लोज 3 डिफरेंट कैश फ्लोज हैं। तो यहाँ भी हम सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे पॉइंट बी की तरह। यहाँ हम पॉइंट बी में एनओटी के फार्मूले के साथ भी आईआरआर निकाल सकते थे, लेकिन ये एक टेक्निकल काम हो जाएगा क्योंकि एनओटी एज इट सेल्फ एक टफ प्रोसेस होता है, इसलिए मैंने आपको सिंपल आईआरआर के फार्मूले से ही इसकी कैलकुलेशन करवाई है। तो सेकंड थर्ड पार्ट में सी पार्ट में चूंकि कैश फ्लोज डिफरेंट हैं तो यहाँ एनओटी से भी आपकी आईआरआर कैलकुलेट नहीं होगी, आपको बाकायदा से लोअर और हाई डिस्काउंट रेट दो फाइंड करने पड़ेंगे। एक रेट ऐसा होगा जिस पे पॉजिटिव एनपीवी आएगी और दूसरा रेट ऐसा होगा जिस पे नेगेटिव एनपीवी आएगी। फिर हम उन दोनों के ऊपर इंटरपोलेशन का प्रोसेस अप्लाई करके आईआरआर कैलकुलेट कर लेंगे।
एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000 विल रिटर्न 130 पर ईयर फॉर एवर। आप ये एक ऐसी स्ट्रीम है जिसको हम परपेचुटी कहते हैं। परपेचुटी ऐसे कैश फ्लोज होते हैं, हमने चैप्टर नंबर 3 में भी देखा था, जो अनलिमिटेड लाइफ के लिए जिनके कैश फ्लोज कंटिन्यू रहते हैं। ठीक है, तो परपेचुटी की वैल्यूएशन करने के लिए हम क्या करते थे कि जो हमारा कंटिन्यूअसली कैश फ्लो हुआ करता था, हम उसको अपने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करते थे, तो वो हमें उस कैश फ्लो स्ट्रीम की जो है आज प्रेजेंट में वैल्यू दे देता था। ठीक है, तो इसमें हमें प्रेजेंट वैल्यू तो कैलकुलेट हो गई 1000 और 130 के कैश फ्लोज हैं, अनलिमिटेड कैश फ्लोज है, तो हम 130 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट जो कि IRR होगा इज इक्वल टू 1000 कंसीडर करेंगे। और रिवर्स कैलकुलेशन से परपेचुटी के फार्मूले की रिवर्स कैलकुलेशन से वो इंटरेस्ट रेट फाइंड करेंगे जिस पे इसकी प्रेजेंट वैल्यू 1000 के इक्वल हो जाए। तो ये जो इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होगा परपेचुटी के फार्मूले से, यही हमारा IRR होगा। ठीक है, तो डी स्टेप को हम यहाँ से सॉल्व क्वेश्चन में भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में। जी ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या आ गया। ये मैंने आपको बताया था कि कैश फ्लो जो भी आपका फिक्स कैश फ्लो होता है परपेचुटी कैश फ्लो डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू 1000। रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे तो इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू हो जाएगा 130 परपेचुटी अमाउंट, परपेचुटी कैश फ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू, तो ये 13% परपेचुटी के फार्मूले से IRR कैलकुलेट हो गया। यहाँ पहले फार्मूले में हमने सिंपल डिस्काउंटिंग फार्मूले से 7.18% कैलकुलेट किया, तो आप 7.18% पे इसकी डिस्काउंटिंग करके भी देख लें तो आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो है वो 1000 आएगी, और जो आप उसे इनिशियल इन्वेस्टमेंट से माइनस करेंगे तो आपकी NPV 0 आएगी। इसी तरह सेकंड पार्ट में 23.38% और थर्ड पार्ट में 33.18% आपकी प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली IRR की वैल्यू आ रही है। जब आप उस कैश फ्लो स्ट्रीम को इस रेट पे डिस्काउंट करेंगे तो आपकी जो NPV है वो 0 आएगी, जो इस चीज़ की इंडिकेशन होगी कि आपकी IRR की कैलकुलेशन जो है एग्जैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 भी दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं। प्रोजेक्ट ए की IRR आपको कैलकुलेट करनी है और साथ में ही प्रोजेक्ट बी की IRR आपको कैलकुलेट करनी है। प्रोजेक्ट बी की जो IRR है वो सिंपली डिस्काउंटिंग फार्मूले से भी हो जाएगी। आपने 6000 को 4 ईयर बैक डिस्काउंट करना है किसी एक ऐसे रेट पे कि 6 ईयर की प्रेजेंट वैल्यू 2000 आए। तो आप सिंपल 6 ईयर को डिस्काउंट बैक करें 4 ईयर एक्स रेट के साथ, तो ये 2000 6000 डिवाइड बाई 2000 हो जाएगा, और आपको 1 प्लस I⁴ की वो वैल्यू देखनी है जो कि 3 के इक्वल आ जाए। तो वहाँ आप इसकी डिस्काउंटिंग की कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं। यहाँ आपके इक्वल कैश फ्लोज हैं, आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी 4 ईयर की कैसे डिस्काउंट रेट पे निकालें कि आपका आंसर 2 आ जाए, वही आपका IR होगा। और अगर आप एन्युटी का फार्मूला नहीं लगाना चाहते तो फिर आप एक ऐसा डिस्काउंट रेट लें जिसपे एक दफ़ा NPV पॉजिटिव आए, और फिर एक ऐसा डिस्काउंट रेट लें जिसके ऊपर NPV नेगेटिव आए, और फिर आप उसके ऊपर इंटरपोलेशन का फार्मूला अप्लाई करके इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। और फिर कुछ स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 8 में प्रॉब्लम आ रही थी, हम क्वेश्चन नंबर 8 को भी 13 चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 8 को भी देख लेते हैं। दी लेक how Sky Resort is comparing a half dozen capital improvement projects. It has allocated 1 million for capital budgeting process. The following proposal and associated profitability indexes have been determined. The project themselves are independent of one another. यहाँ एक स्काई रिजॉर्ट होटल की बात की जा रही है जिसके पास ये 6 प्रोजेक्ट्स हैं। इन 6 प्रोजेक्ट्स की इनिशियल इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हमें बताया गया। ठीक है, और उस होटल ने 1 मिलियन कैपिटल बजटिंग के लिए रिजर्व करके रखा है, और ये तमाम इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स हैं, हम एक टाइम में कोई भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अब फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, इफ स्ट्रिक्ट कैपिटल रैशनिंग फॉर ओनली करंट पीरियड इज अज्यूम,
which of the investment should be undertaken. If you did not use up the entire capital budget, try some other combination of the projects and determine the total net present value for the each combination. उससे हमें ये कहा है कि हमारे पास इस साल कैपिटल रेशनिंग की स्ट्रिक्ट प्रॉब्लम है, यानी कि हमें अपना जो एलोकेटेड बजट है 1 मिलियन, इसके अंदर ही रह के प्रोजेक्ट करने हैं। और प्रोजेक्ट सिलेक्शन का क्राइटेरिया है कि हमने इस 1 मिलियन में से मैक्सिमम प्रोजेक्ट अंडरटेक करने हैं और 1 मिलियन से ज़्यादा अमाउंट भी नहीं कंज्यूम करनी, और हमें एनपीवी भी मैक्सिमाइज करनी है। क्या करना है? एनपीवी को मैक्सिमाइज करना है। जबकि इन प्रोजेक्ट की लिस्ट को देखा जाए तो यहाँ ये 6 प्रोजेक्ट्स हैं, ये उनका इनिशियल कैपिटल अमाउंट है और यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है। ठीक है, आप देखें आपके पास सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स किस में है? वो है नंबर 1 में। अगर हम इस नंबर 1 में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 500,000 का कैपिटल तो यहीं इन्वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी हाईली प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कौन सी है। तो दूसरी हाईली प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1.20 है। तो अगर हम थर्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो अब यहाँ 5 लाख प्लस 350 लाख 850,000 हमारे इन्वेस्ट हो जाएंगे। पीछे हमारे पास सिर्फ 1,50,000 रुपये बचेंगे। तो इसका मतलब है हम फिर अगर इस ऑप्शन की तरफ जाएं, 5 लाख में फर्स्ट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दें, सेकंड 3,50,000 प्रोजेक्ट थर्ड में इन्वेस्ट कर दें, तो हमारे पास टोटल 8,50,000 इन्वेस्ट हो जाएंगे और पीछे हमारे पास बचेंगे 1,50,000। तो हम यहाँ एक ही प्रोजेक्ट बचता है, प्रोजेक्ट नंबर 2, जो 1,50,000 से हो सकता है, लेकिन इसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 से कम है। इसका मतलब है कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए डूएबल नहीं है, ये फिजिबल प्रोजेक्ट नहीं है। इसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट से भी कम है। अगर हम ये प्रोजेक्ट करेंगे तो हमें लॉस होगा। तो हम 5 लाख में इन्वेस्ट कर देंगे और 3,50,000 में इन्वेस्ट कर देंगे, तो ये हमारे लिए सूटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं होगी। इसमें हमारे 1.5 लाख बच जाएंगे और वो कहीं इन्वेस्ट नहीं हो पाएंगे। तो चलें ठीक है, हम सबसे पहले तो 5 लाख वाले प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं। इसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है 1.22। इसके बाद हम देखते हैं 3,50,000 की इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स तो हायर है, लेकिन इससे हमारे पास कैपिटल लूज हो रहा है। तो हम डिफरेंट अदर ऑप्शंस पे जाते हैं। हमारे पास इधर एक 4,50,000 की भी इन्वेस्टमेंट है और इधर एक 4 लाख की इन्वेस्टमेंट वाला भी प्रोजेक्ट है। 4 लाख की इन्वेस्टमेंट जो है 4,50,000 की, इसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी हायर है, लेकिन प्रोजेक्ट 3 से कम है। हम इन दोनों इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो हम प्रोजेक्ट नंबर 1 और प्रोजेक्ट नंबर 4 को परफॉर्म करेंगे और ये चीज़ उसने हमें इसके आंसर में भी इसी तरह से क्लियर की होगी। ये प्रोजेक्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। अगर हम प्रोजेक्ट 1 और 3 करते हैं तो हमारा 8,50,000 इन्वेस्ट होता है और प्रेजेंट वैल्यू 1,80,000 आती है। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर 1 और 4 करते हैं तो हमारे 9,50,000 इन्वेस्ट हो जाएंगे और हमारी प्रेजेंट वैल्यू हायर होगी। और हमने ऐसे प्रोजेक्ट्स करने हैं जिसमें हमें हायर एनपीवी अचीव हो। जी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो होता है पीआई, ये होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हमने ये देखा
पहले कैपिटल में, पहले प्रोजेक्ट में हमारे पास जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 5 लाख है और इसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है 1.22। ठीक है, तो 1.22 कैसे आएगा? आपकी प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो को देखना है वो क्या है, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमें पता है कि वो हमारी 5 लाख है। ठीक है, तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो आंसर आ रहा है 1.22। तो सिंपली 5 लाख को 1.22 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज आ जाएगी। 5 लाख मल्टीप्लाई पे 1.22 तो हमारे पास फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज आ जाएगी। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज जो है इस स्ट्रीम की वो हमारे पास आएगी 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.22, तो ये हमारे पास 6,10,000 का जवाब आएगा। उसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5 लाख को माइनस करेंगे तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 1,10,000 पे। तो हम क्या करेंगे, इन तमाम प्रोजेक्ट्स की प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के फार्मूले को यूज़ करते हुए एनपीवी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, और फिर 10 लाख के अंदर एक ऐसा कम्बिनेशन फाइंड करेंगे जिससे एनपीवी हाईएस्ट हो जाए। और वो हमने देखा कि अगर हम प्रोजेक्ट 1 को करते हैं इससे जो एनपीवी आएगी, और प्रोजेक्ट 4 को करते हैं इससे जो एनपीवी आएगी, तो अगर हम 10 लाख के अंदर ये दो प्रोजेक्ट करें तो जो एनपीवी हम अचीव करेंगे, जैसा कि ये प्रोजेक्ट नंबर 1 की एनपीवी 1,10,000 है, प्रोजेक्ट नंबर 4 की एनपीवी 81,000 है, तो 1,91,000 की मैक्सिमम जो है एनपीवी हम से इस सेकंड सिनेरियो में अचीव कर पाएंगे। तो ये तो हमारे फर्स्ट रिक्वायरमेंट का आंसर था कि हम प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 4 को अंडरटेक करेंगे अगर स्ट्रिक्ट कैपिटल रेशनिंग को फॉलो किया जाता है। जी, बी पार्ट क्या है, इज दिस एन ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी? बेसिकली कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स ये कहती हैं कि अगर आपके पास कैपिटल अवेलेबल है, अगर सेल्फ कैपिटल अवेलेबल नहीं है तो बोरोड फंड भी लिए जा सकते हैं। और बोरो फंड से जब तक आपकी एनपीवी पॉजिटिव रहती है, या आपका आईआरआर बोरोड कास्ट ऑफ फंड से ज़्यादा है, या आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पॉजिटिव है, तो आपको ऐसे तमाम प्रोजेक्ट परफॉर्म करना चाहिए। जैसे ये 1.22 पॉजिटिव प्रॉफिटेबिलिटी है, ग्रेटर देन 1 है, ये प्रोजेक्ट फिजिबल है, डूएबल है, करना चाहिए। 0.95 वाला प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए। 0.12 वाला भी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, 1.18 वाला भी करना चाहिए, 1.95 वाला भी करना चाहिए, और 1.05 वाला भी प्रोजेक्ट करना चाहिए। तो उसने पूछा क्या ऊपर वाली स्ट्रेटजी 0.1 है कि हम कैपिटल रेशनिंग की कंडीशन को फॉलो करते हुए 10 लाख के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्या ये ऑप्टिमल स्ट्रेटजी है? नहीं, ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ये है कि अगर आपके पास बोरोड फंड्स अवेलेबल है मार्केट में, और उन बोरो फंड की चूँकि कास्ट ज़्यादा होती है, लेकिन उनके बावजूद अगर ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 से ग्रेटर है, तो हमें ऐसे तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो करने चाहिए जिनमें हमें प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 या 1 से ग्रेटर मिले। तो ये आपके दो क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन थी। काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा था इनको सॉल्व करने के लिए, तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ